नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा नर्सिंग टुडे ऑनलाइन ऐप के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो लाइव सेशन डिस्कशन चल रहा है वो आप लोगों के लिए रेगुलर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो रेगुलर सेशन लाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश यही है कि आप लोगों को बेटर टू बेटर प्रोवाइड करवाया जाए। कोशिश यही है कि जो आप लोगों को क्लासरूम टीचिंग में भी शायद नहीं मिल पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि उससे भी कुछ ना कुछ बेटर आपको प्रोवाइड करवाया जाए। और आप देखना कि जो बच्चे शायद क्लासरूम में भी पढ़ चुके हैं, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद कुछ नई चीज आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स वगैरह को बताएं। कमेंट्स आप लगातार करते चले जा रहे हैं, देख रहा हूं मैं आप लोगों पे। गुड इवनिंग बेटा सभी को। अर्जुन, नाम पढ़ना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। राकेश, वेरी गुड। आगे अक्षय, मनोज, सुरेश, मंजू, जगमोहन, सभी स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा। गुड इवनिंग। और देखो, आप लोगों का आशा करता हूं कि घर पे ही होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों को, आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने साइकेट्रिक और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया था। आज, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर प्रॉमिस किया था कि हम लोग कुछ टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे बेटा? टॉपिक वाइज। मैंने कहा था कि आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेशंस हम लोग लेकर के आ रहे हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेशन बेसिकली मतलब ये है कि जो भी, चाहे वो साइकेट्रिक हो, चाहे वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको मिल रहा है प्रश्न, तो वो टॉपिक वाइज ला रहे हैं। इसके अंतर्गत आज मैं शुरुआत कर रहा हूं कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दें और बता दीजिएगा। हाँ, शुभम गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जय कुमार गुड इवनिंग। रामदेव गुड इवनिंग बेटा। कृष्ण कुमार गुड इवनिंग। कुलदीप गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अब शुरू करते हैं हम लोग, समय को ना खराब करते हुए। हाँ, एक चीज बता देना चाहूंगा कि बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि हम लोगों ने हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस है वो भी शुरू किया है। ये तो पता है, ठीक है, आप लोगों को कि अभी ऑफलाइन क्लासेस बंद है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करवाई जाए। तो मैट गुरुज कोचिंग क्लासेस के नाम से हम लोगों ने हमारा खुद ही का ऑफलाइन कोचिंग शुरू किया है, क्योंकि इतने समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि कुछ बेटर टू बेटर आप लोगों के लिए लाया जाए, लेकिन शायद हम कर नहीं पा रहे थे। या तो आप समझ लीजिए ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा थे, या आप ये कह सकते हो कि बाउंडेशन बहुत ज्यादा थे, क्योंकि किसी और के संस्थान में काम करते हुए हम शायद वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे जो हम लोग करना चाहते थे। तो हमने अल्टीमेट उस पर विराम दिया और ये कोशिश की कि अपना ही कुछ शुरू किया जाए, जिससे कि हम जो चाह रहे हैं कम से कम वो तो बच्चों को दिया जा सके। क्योंकि आपको पता नहीं कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, लेकिन वो सब सेकेंडरी, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो गुड इवनिंग बेटा पंकज। हाँ, साइकेट्रिक की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और जो बच्चे पहले से हैं खैर उनका तो चल ही रहा है। इसके अलावा 1 तारीख से लॉन्च कर रहे हैं वो, तो उसमें आपको और कंप्लीट कोर्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन उसके बारे में अभी मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करूंगा, वो आप लोग खुद देख लें, क्योंकि यहाँ पर आने का बेसिक एम यही है कि आपको कुछ मिल पाए। ये कोई उद्देश्य नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ आपको बेच रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह है। तो देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इससे रिलेटेड स्पेसिफाइड जो है क्वेश्चनरीज आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। और जो टॉपिक आपको शायद मैंने पढ़ाया होगा, आप लोगों ने जहां जहां भी पढ़ा होगा, उसके अंतर्गत पहला एक प्रश्न आप सुन लीजिएगा। प्रश्न को बार बार, मेरा कहने का मतलब है पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ने के बाद ही आप उसका उत्तर देने का प्रयास करें। चले? अरे चलेगा भैया आगे? हाँ या ना बोलो। हाँ, आवाज आ रही है सभी को? प्रॉपर विजुअलाइजेशन है, बोर्ड प्रॉपर नजर आ रहा है आप लोगों को? गुड इवनिंग पूजा बेटा, गुड इवनिंग। कृष्ण जागीर गुड इवनिंग। जनताराम गुड इवनिंग। केशव जागीर गुड इवनिंग। प्रॉपर साउंड है? साउंड एकदम क्लियर आ रही है? विजुअलाइजेशन मैं प्रॉपर दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा, और सब तो सेकेंडरी है। हाँ, दिख रहा है ना बेटा? चलो, तो देखो हम लोग प्रश्न लेकर के आते हैं। पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करेंगे।
प्रश्न को प्रॉपर पढ़ करें स्टार्ट, या अभी तक कोई मूर्त वूर्त निकालना है? हाँ, साउंड क्लियर है? ओके बेटा, चलो चलते हैं आगे। तो पहला प्रश्न हम लोग लेंगे और फिर उसी के ऊपर हम आगे डिस्कशन करें। देखो बेटा, प्रश्न को पहले पढ़ लें, पढ़ने के बाद उत्तर ढूंढने का प्रयास ना करें। पहले आप ये कोशिश करें कि रॉन्ग को बाहर निकाला जा सके। जब आप रॉन्ग को बाहर निकालेंगे तो सही तो अपने आप आपके सामने आने लगेगा। ये मेरा हमेशा का एक तरीके से बोल दो स्लोगन है, नारा है, या ये मेरा हमेशा कहना है। तो आप यहां पे प्रयास करें कि पहले प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न को पढ़ने के बाद कोशिश करें कि आप रॉन्ग को बाहर निकालें, और रॉन्ग को जब बाहर निकालेंगे सही तो अपने आप सामने आ ही जाएगा। हाँ भाई, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न पे लिख रहा है, मैं एक बार बोल देता हूं यहां पर, अगर थोड़ा सा आपको, हाँ देखो यहां पर यह कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस टेकन बाय नर्स। सुन लीजिएगा, यहां पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस का मतलब सही क्रम। कौन ले रहा है? नर्स ले रही है। कब? जब पेशेंट को फीवर हो रहा है और पेशेंट को क्या कर रहे हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहते हैं। प्रश्न को प्रॉपर रूप से पढ़ लें, पढ़ने के बाद उत्तर देने का प्रयास करें। लेकिन पहले ये जरूर आप देख लीजिएगा कि प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है, और प्रश्न जो पूछना चाह रहा है उसमें आप ये जरूर कोशिश करें कि प्रश्न में एलिमिनेशन की आदत डालें। एलिमिनेशन का मतलब है कि रॉन्ग को बाहर निकालो, और जब रॉन्ग को बाहर निकालना सीखोगे तो सही तो अपने आप आने ही लग जाएगा। अब देखो यहां पर आपने प्रश्न को पढ़ा, एक बार उत्तर दो, अपने उत्तर आने दें, अपने आंसर आने दें। शिखा गुप्ता ऑप्शन ए बेटा, हाँ। संजू ऑप्शन ए, सिद्धार्थ ऑप्शन ए, हाँ अपने आंसर आने दें। सौरभ, भरत कुमार ए ऑप्शन, सभी लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर देते जाएं बेटा। तो जहां तक मैं देख रहा हूं ओपिनियन पोल्स जो आप लोगों के आ रहे हैं, देख करके ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों का जो फोकस है वो ऑप्शन ए के ऊपर है। इरफान, हाँ लोकेंद्र ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, नरेश, सौरभ, सभी ऑप्शन ए के पीछे लगे हुए हैं। बात क्या है? ऑप्शन ए से कुछ ना कुछ अलग से लगाव है क्या आप लोगों का? शायद प्रश्न को पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, मैं वापस से पढ़ के सुनाता हूं। अब आप लोगों ने आंसर देना थोड़ा सा स्टॉप कर दो, अब मेरी बात सुन। यहां पर कह रहे हैं, सुनना, पहले प्रश्न को पढ़ने की आदत डालो। बार बार मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि रटा रटाया जो हम काम करते हैं, अब मैं आपको बता दूं, आप जहां जहां भी पढ़ रहे हैं, मुझे भी ध्यान है, भी कल मैं कहीं देख रहा था, जो मैंने क्वेश्चन क्लास में लिखा है तो उस स्टूडेंट को वही किसी चैनल के ऊपर वो क्वेश्चन सेशन करा रहा है, और मेरे ही प्रश्न एज इट इज लेकर के, अरे भाई थोड़ा तो बदलो यार, कॉपी भी करो तो अक्कल तो लगाओ। अब यहां पर आप ध्यान दो, आप प्रश्न पढ़ रहे हैं और प्रश्न में आप कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस टेकन बाय नर्स व्हेन पेशेंट हैव फीवर ऑब्जर्व बिफोर हैंग द ब्लड ऑन आईवी स्टैंड। प्रश्न को पढ़ा नहीं और उत्तर देने के लिए हो गए हो तत्पर। अरे भाई ये कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहते हो, और आपने ब्लड को आईवी स्टैंड के ऊपर टांकने से पहले चेक किया और पेशेंट को निकला बुखार। तो बताओ नर्स को क्या करना चाहिए? जिसके अंदर वो आपसे पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। जो ये कह रहे हैं कि स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, या जो कह रहे हैं कि ऑप्शन ए, पहले ये बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि हम स्टॉप कर देंगे, कोई कह रहा है 1 2 3 4। अरे भाई ट्रांसफ्यूजन शुरू तो करो तब स्टॉप करना। अभी ट्रांसफ्यूजन शुरू तो हुआ नहीं है, स्टॉप पहले ही करने लग गए। सुन रहे हो ना? यहां पर कह रहे हैं कि आईवी स्टैंड के ऊपर टांकने से पहले
जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो आईवी स्टैंड के ऊपर ब्लड को टांकते हो, उससे पहले क्या वाइटल साइन चेक नहीं करते हैं? तो वाइटल साइन आप चेक करते हो, वाइटल साइन चेक करने से पता चला कि पेशेंट को फीवर है, तो क्या उस ब्लड को आईवी स्टैंड पे टांकोगे क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो। अब उत्तर बदलना शुरू हो गए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब सुनो, यहां पर आपने बताना है कि अगर किसी भी पेशेंट को आप ब्लड स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उससे पहले हैंग करना चाहते हैं, तो हैंग करने से पहले अगर आपने देखा कि पेशेंट को बुखार है, क्या बोल रहा है, फीवर है, तो बताओ सही क्रम में नर्स को क्या करना चाहिए? तो अब मेरी बात सुन लेना कि यहां पर आपने बताना है कि सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको हैंग ना करें, क्योंकि अगर आपने उसको हैंग कर दिया, ध्यान से सुनना, अगर आपने उसको हैंग कर दिया तो बुखार उतरने में तो समय लगेगा आधा घंटा 1 घंटा, हाँ या ना? तो बुखार उतरने में अगर आधा घंटा 1 घंटे का समय लगेगा, तो तब तक वो आपका ब्लड आईवी स्टैंड पे टांक दोगे, तो जब ट्रांसफ्यूजन करोगे तो उसमें समय ज्यादा लगेगा और पेशेंट को सेप्टिसीमिया की रिस्क पैदा हो सकती है। इसलिए आपको यहां पर पता है कि सबसे पहला पॉइंट है कि आप अवॉइड करोगे हैंग द ब्लड ऑन आईवी स्टैंड, ये आपका सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि आप किसको इन्फॉर्म करने वाले हो, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने वाले हो या कुछ और सोच रहे हो, हाँ है ना? तो आपने यहां पे बताना है कि सेकंड पॉइंट है कि आप किसको इन्फॉर्म करोगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। और डॉक्टर जब कहेगा कि ठीक है मैं दवा इसको लिख देता हूं, तब तक ब्लड को आप ब्लड बैंक में भेज दो, हाँ है ना? तो यहां पर आप ध्यान देना, फिर आपने उसको ब्लड बैंक में भेज देना है। तो यहां पर स्टेप कौन सी नजर आ रही है? तो 4, 2 और 3 कहीं दिख रहा है क्या? हाँ ये दिख रहा है ना, 4, 2 और 3 करेक्ट सीक्वेंस। अब यही स्पेसिफाइड पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस के आधार पर, क्योंकि आपको अगर प्रायोरिटी पूछी जाती तो भी आप नहीं बता रहे थे। मान लो एग्जामिनर सिर्फ इतना ही पूछता कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन और कंडीशन डाल देता यही, तो भी आपने अवॉइड करवाना था। पहले अवॉइड करवाएंगे, फिर डॉक्टर को बताएंगे और डॉक्टर को बताने के बाद डॉक्टर कहेगा कि इस ब्लड को पुनः ब्लड बैंक में भेज दो। स्टॉप का तो कोई काम ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर ये आपके ट्रांसफ्यूजन शुरू करने के बाद होता तब आप स्टॉप स्टॉप की बात करते, आपने अभी स्टॉप तो किया ही नहीं है। अरे हाँ या ना तो बोलो, बात समझ में आ रही है? तो देखो यहां तक आप बताएं। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेसिफाइड पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देख लो अपने आप में स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, क्योंकि प्रायोरिटीज भी आप बता देते हो, लिस्ट प्रायोरिटीज भी आप बता देते हो, लेकिन आप याद करो जब आपके ऋषिकेश एम्स में उन्होंने सीक्वेंस वगैरह पूछी, असेंडिंग ऑर्डर में प्रश्न पूछे, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रश्न पूछे, तब आपको ये प्रश्न याद उत्तर नहीं आएंगे। तो ये प्रॉपर रूप से आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको इन चीजों के बारे में फोकस करना है। तो बेसिक आंसर आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखो जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो यहां एक के एक बारीकी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अब एक एक बारीकियां क्या है? तो ये जो एक एक बारीकियां आप बताएंगे, इसकी सबसे बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल सादा मैं आपसे बात करूं। हाँ भाई नितेश समझ में आया बेटा, इरफान समझ में आया, रामदयाल, हाँ सही कह रहे बेटा। तो ये प्रॉपर रूप से बेटा ध्यान से सुन लें कि एग्जामिनर आपको क्या पूछना चाहता है। जितनी भी नेट प्रैक्टिस करनी है वो एग्जाम से पहले ही कर लें, क्योंकि एग्जाम में जाकर के नेट प्रैक्टिस नहीं होती, एग्जाम में जाकर के तो फाइनल मैच खेला जाता है और वहां सक्सेस आपको लेनी ही लेनी है। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये मैंने आपको यहां पर बताया बिल्कुल और इजी पर हम बात करें। और इजी, इससे ज्यादा इजी क्या होगा कि मैं यहां पर आपको पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ बीटी सेल,
कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो सेट है उसकी क्या पूछ रहे हैं आपसे, नॉर्मल लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नॉर्मल लेंथ कैसे आप बताएंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नॉर्मल लेंथ, क्योंकि जितने भी हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमें तो ये चाहिएगा, फिल्टर की साइज सब बता देंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो बीटी सेट आप यूज कर रहे हो या आईवी सेट जो आप यूज करते हो उसकी नॉर्मल लेंथ क्या होती है? अरे हां या ना तो बता दो। चलो बताने का प्रयास कर, कितना है बोलो, एक बार बोलते रहो, मैं देखता रहूंगा। बताओ। ऑप्शन 3, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ये क्या है 22, सी ऑप्शन 2, हाँ शिखा बेटा ऑप्शन ए, रोहित ऑप्शन ए, सुशील ऑप्शन ए, रोहित ऑप्शन ए। सब अपने अपने तरीके से आंसर दे रहे हैं। बेसिकली पॉइंट है कि तुक्का ही मार रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखो जितने तुक्के मारने हैं यही मार लो, एग्जाम में जाकर के बिल्कुल तुक्केबाजी नहीं करनी है। क्योंकि एग्जाम में जाकर के अगर आप आंसर देंगे तो आपको पता है माइनस मार्किंग भी होती है, और माइनस मार्किंग आजकल तो आपको पता है कंपटीशन कितना टाइट हो रहा है। अगर माइनस मार्किंग भी आपकी ज्यादा है लेकिन टोटल अंक अगर आपके ज्यादा हैं तो भी आपको मेरिट में नीचे की पायदान पे ला देते हैं। तो आप जितनी कोशिश करें उतना प्रयास ये करें कि माइनस तो बिल्कुल भी अटेंड ना करें। अब आपने सबने अपने अपने तरीकों से आंसर दे लिए हैं। अब मैं आपको यहां पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बताना चाहूंगा कि यहां पर जो भी ये लोग कह रहे हैं, सुनना, कि जो भी कह रहे हैं 18 फ्रेंच, ये फ्रेंच क्या चीज है भैया? फ्रेंच का मतलब तो होता है इंटरनल डायमीटर। मैं पूछ रहा हूं लेंथ। पहला तो स्पेसिफाइड यही है कि आपको ये पता चले कि ये जो फ्रेंच बोल रहे हो ना, फ्रेंच का मतलब तो है इंटरनल डायमीटर। और मुझे पता है कि बहुत लोग जो पढ़ा रहे हैं वो लेंथ और इंटरनल डायमीटर में अंतर ही नहीं बता रहे, क्योंकि मैं भी कहीं देख रहा था और उसने बच्चे ने मुझे प्रश्न के पूछा कि सर वो लेंथ जो होती है ना आपके राइल्स ट्यूब की वो कितनी है? मैंने कहा बेटा 105 सेंटीमीटर है। बोले सर हमारे सर बता रहे 18 फ्रेंच होती है। अरे मैंने कहा यार शर्म करो, 18 फ्रेंच, फ्रेंच लेंथ है, फ्रेंच है इंटरनल डायमीटर, और वो जो इंटरनल डायमीटर होता है वो फ्रेंच में बताते हैं। मैं जबकि आपसे क्या पूछ रहा हूं, लेंथ के बारे में पूछ रहा हूं। तो यहां पर जो ये 18 फ्रेंच आप बता रहे हैं ये जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं भाई, फोलिस के लिए यूज कर सकते हैं। 18 फ्रेंच जो यूज कर सकते हैं वो आपके कैनुला जो आते हैं ना, जो गेज साइज आप बता रहे हो उसमें 18 फ्रेंच बोल सकते हैं। तो जनरली जो फ्रेंच है वो तो आपके ट्यूब के लिए यूज करते हैं, जैसे फोलिस कैथेटर हो गया, एनजी ट्यूब हो गई है, उनके लिए तो फ्रेंच यूज करते हैं इंटरनल डायमीटर के लिए, जबकि निडल के लिए गेज साइज यूज करते हैं। तो ये तो इंटरनल हो गया, इसको छोड़ दो, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो 16 इंच बता रहे हो, ये 16 इंच क्या है? ये 16 इंच जो है लेंथ तो है, लेकिन ये लेंथ है फोलिस कैथेटर की। अरे हाँ या ना? तो आपने यहां पर बताना 16 इंच जो है लेंथ तो है, लेकिन लेंथ किसकी है? फोलिस कैथेटर कि भाई फोलिस कैथेटर अगर एग्जामिनर आपको पूछता और फोलिस कैथेटर की अगर आपको लेंथ पूछी जाती, आइडियल, मैं इंटरनल डायमीटर पर चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द लेंथ। अब लेंथ के बारे में अगर एग्जामिनर आपको पूछ रहा है तो 18 फ्रेंच तो इंटरनल डायमीटर, ये 16 इंच जो बोल रहे हैं ये है लेंथ। किसकी लेंथ है? फोलिस कैथेटर की लेंथ है। और ये जो 1050 बोल रहे हो, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 105 सेंटीमीटर होता है, और ये लेंथ है आपके
एनजी ट्यूब की। भाई आप सोच लो, क्या एनजी ट्यूब की लेंथ नहीं आती है एग्जाम में? बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब आपको अगर ये पता चल गया कि भाई 16 इंच इज द लेंथ ऑफ फोलिस कैथेटर, फोलिस कैथेटर की लंबाई जो है वो 16 इंच, सेंटीमीटर बोले तो 40 सेंटीमीटर है। ऐसे 1050 जो लेंथ है वो जनरली एनजी ट्यूब की है, जो कि सेंटीमीटर में बोले तो कितनी है, 105 सेंटीमीटर है। ऐसे ही ये जो 150 आप बोल रहे हैं, ये 150 लेंथ है बीटी सेट की। लेकिन अगर इस बीटी सेट की लेंथ को में नहीं, सेंटीमीटर में अगर पूछा जाता तो ये 150 सेंटीमीटर होता। लेकिन साइज है, इसलिए यहां एक जीरो और लग गया है। जितनी सेंटीमीटर उसकी 10 टाइम्स यहां पर साइज लेंथ में बताई जाती है। अब आप देख लो कहां से प्रश्न नहीं आते हैं। अब ये प्रश्न आप ढूंढोगे तो बुक्स में नहीं, ये आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। अब हो सकता है कि कोई भी यहां पर अगर देख रहा होगा तो यही आपको दूसरी जगह क्वेश्चन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए बार बार मेरा कहने का मतलब है कि मेरे यहां पर अगर आप आओगे तो आपको स्पेसिफाइड मिलेगा, और स्पेसिफाइड का मतलब यही है कि आपको एग्जाम में, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चनरीज करा रहे हैं वो सिर्फ आपके साथ चीटिंग, कहते हैं पहले आया हुआ है। अरे भाई पहले आ गया तो वो तो 2%, 5%, 10%, लेकिन नया क्या आएगा, नया क्या आ सकता है उस टॉपिक से जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में पता नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, तो यहां पर आप ध्यान से सुन लो कि अगर आपको इन सभी के बारे में पूछे तो बीटी सेट की लेंथ है 150 सेंटीमीटर, में बोले तो 1500। ऐसे ही आपकी एनजी ट्यूब की नॉर्मल लेंथ है 105 सेंटीमीटर, में बोले तो 1050 ऐसे ही फॉलिक कैथेटर की लेंथ है 16 इंच, अगर सेंटीमीटर में बोले तो 40 सेंटीमीटर, और ये जनरल इंटरनल डायमीटर है, ये लेंथ नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का बेसिक मतलब है कि आपको जैसा प्रश्न पूछा जाए वैसा ही आंसर दें। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? चलो, आ रही है तो जवाब दो। सुभाष, समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? सही चल रहा है? लिख लो, काम की चीज है, तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्न पूछेगा नहीं एग्जामिनर, एग्जामिनर 100% आपको प्रश्न पूछेगा, और 100% आपको प्रश्न के अंतर्गत वो ये पूछ सकता है जो मैंने अलग अलग पॉइंट्स आपको बताए। चलें आगे? अरे चलें क्या? हाँ या ना तो बोलो। हाँ चलो भाई आगे चलते हैं। देखो, हाँ इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगा कि भाई जो एनजी ट्यूब की बात आप कर रहे हैं, या सॉरी ये जो आपका बीटी सेट है, इस बीटी सेट के बारे में अगर आप बताएं तो ये जो बीटी सेट है इसके बारे में ये एक दो पॉइंट और आप ले लेना। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर अगर आपको कहता है कि बीटी सेट और बीटी सेट जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, तो हमेशा क्या बोलेंगे बेटा, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और पॉलीवाइनिल क्लोराइड का क्या बना हुआ होता है, बीटी सेट बना हुआ हो सकता है। ये जो आप देख रहे हो ये है आपका रोलर क्लैंप। जो रोलर होता है ना बेटा, उसको क्लैंप करना, रोकना, बढ़ाने के लिए ये रोलर क्लैंप है। इसके अलावा ये जो प्लास्टिक का पाइप है ये एयर वेंट है। ये लैटेक्स है जो प्लास्टिक का जो रबड़ होता है। निडिल जो कि 18 गेज साइज की है। इसके अलावा इसमें काम की चीज ये है जो आप यहां देख रहे हैं, और ये है आपका चैम्बर, फिल्टर बोलते हैं जिसको। ये फिल्टर आपके लिए बहुत काम का है। जाली लगी होती है ना बीटी सेट में, और बीटी सेट में जो जाली होती है या जो फिल्टर होता है, मैंने पहले भी बताया होगा, इसको हम मर्फी चैम्बर बोलते हैं। भाई ये जो बीटी सेट में फिल्टर है इसको क्या बोल रहे हो, मर्फी चैम्बर। क्या कहा जा रहा है, मर्फी चैम्बर कहा जा रहा है। भाई मान लो एग्जामिनर बोले व्हाट इज द नेम ऑफ फिल्टर दैट इज यूज इन बीटी सेट। बीटी सेट में जो फिल्टर बेटा आप लोग उपयोग ले रहे हैं उस फिल्टर को हम किस नाम से जानते हैं, तो हमेशा फिल्टर का नाम क्या होगा, मर्फी चैम्बर। एग्जामिनर तो आपसे इस फिल्टर की साइज भी पूछ सकता है, और मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो फिल्टर और फिल्टर की साइज
जो आपसे पूछी जाती है। देखो इसके अंदर मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जिन बच्चों को बताया है वो तो सही है, लेकिन फिर भी साइज ऑफ फिल्टर इन पीटी सेट। अब इसके बारे में मैं स्पेसिफाइड पॉइंट इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग, बहुत लोगों को ये शौक होता है कि हम एनक्लेक्स पढ़ लें, बहुत लोगों को शौक है कि हम सॉन्डर्स पढ़ लें। आप पढ़ो कुछ भी, लेकिन बार बार मेरा कहने का मकसद इतना ही है, आपको यह पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी तरीके से मैं इसके ऊपर आपको बात करूंगा कि ये जो फिल्टर और फिल्टर की हम बात कर रहे हैं, इसी का प्रश्न आपके एग्जाम में आया और उस एग्जाम में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द साइज ऑफ फिल्टर दैट इज यूज इन बीटी सेट। सुनना, यहां पर कह रहे हैं व्हाट इज द साइज ऑफ फिल्टर दैट इज यूज्ड इन बीटी सेट। अब बीटी सेट के अंदर फिल्टर पूछ लिया, मैंने क्या कहा, हर चीज आपके काम की है, लेंथ आपके काम की, इंटरनल डायमीटर आपके काम का, ट्यूब बनी किस चीज की होती है, पीवीसी की बनी हुई होती है, फिल्टर है तो फिल्टर का नाम क्या है, और अगर नाम पता है तो आप उसकी साइज बता दो। साइज का मतलब है कि जो अंदर जाली लगी हुई होती है ना, उस जाली में जो छेद होते हैं, उन छेद का डायमीटर कितना है, इसकी बात कर रहा हूं। और जो बच्चे दावा करते हैं कि हम एनक्लेक्स पढ़ के भी सेलेक्ट होंगे, तो मैं कहता हूं नहीं होंगे। कारण बता देता हूं कि आपके एनक्लेक्स के अंदर लिखा हुआ है 1.32 माइक्रोन। एक पॉइंट आपके एनक्लेक्स में लिख रहा है 0.22 माइक्रोन का होता है फिल्टर। अब मैं आपको यहां पर बता दूं, बात सुनना, कि दोनों पॉइंट मैंने आपको बोले कि प्रॉपर रूप से आपको पूछी जा रही है साइज, फिल्टर की साइज पूछी जा रही है। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ, अब देखो 1.32 माइक्रोन, 0.22 माइक्रोन। अब जिन्होंने ये पढ़ा, ऐसे ही मेरा एक स्टूडेंट एग्जाम देने गया और एग्जाम देकर के जब वो बाहर निकला तो उसमें यही प्रश्न आया। जिन बच्चों ने एनक्लेक्स पढ़ा वो बच्चे आंसर देकर के निकले, अरे यार ये तो बिल्कुल एनक्लेक्स के अंदर से आ गया, और उन्होंने साइज पूछी है। एक अपना स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट समझ लो, उसने आंसर कुछ और दिया और सब आंसर कर कर आ गए 1.32 माइक्रोन। फिर मेरा स्टूडेंट ने कहा कि भैया ये तो आपका गलत हो गया। उसने कहा गलत कैसे हो सकता है, एनक्लेक्स में लिख रहा है। अब अपने स्टूडेंट ने कहा नहीं नहीं, हमें दिनेश सर ने बताया है कि ये गलत है। अब गलत कैसे है भैया, ध्यान से सुनना, ये 1.32 माइक्रोन और 0.22 माइक्रोन जो आप कह रहे हो, ये इसलिए गलत है क्योंकि आपकी जो आरबीसी की साइज होती है वो होती है 7.2 माइक्रोन। कितनी होती है? 7.2 माइक्रोन होती है। तो क्या ये 7.2 माइक्रोन ये 0.22 या 1.32 में से गुजर जाएगी क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। इसका मतलब जब आरबीसी उसमें से जा नहीं सकती है तो वो तो डिस्ट्रक्शन होगी ना, आरबीसी हीमोलाइसिस हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि अगर ये लिख रहा है तो 100% गलत है, क्योंकि आपको चीज नहीं पता, आप रटते हो और रट करके काम करते हो। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो फिल्टर है, इस फिल्टर की साइज जो है 10 माइक्रोन या इससे अधिक होनी चाहिए। लेकिन ये दो क्या है, ये है आपके लिए जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यूज करते हो ना, उसमें फिल्टर काम आता है। 0.22 माइक्रोन काम आता है आईवी थेरेपी के काम में आता है। तो अंतर समझो, अगर आईवी थेरेपी के बारे में फिल्टर की साइज पूछे तब तो 0.22 माइक्रोन बोलनी है, और अगर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर फिल्टर की साइज पूछे तो आपने 1.32 माइक्रोन बोलनी है, और अगर बीटी सेट की फिल्टर की साइज पूछे तो 10 माइक्रोन बोलनी है। बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई ध्यान से सुनते रहो, हर चीज आपके काम की है, कोई रटा रटाया सौदा नहीं है। आपको यह बता रहा हूं कि प्रश्नों को अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रश्नों को हल कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यही चीज है जो एग्जाम में सिलेक्शन करवाती है। कुछ ऐसी चीजें जो किसी को नहीं पता,
वो आपको पता हो, क्योंकि एग्जाम में सेलेक्ट वही होता है जो स्पेशल है, कॉमन व्यक्ति सेलेक्ट नहीं होता। क्योंकि एग्जाम में सेलेक्ट होना तो अपने आप में ही एक तपस्या है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना तो बोलो, हाँ या ना। समझ में आ रही है तो हाँ, और समझ में नहीं आ रही है तो ना। हाँ भाई, चलें आगे, या समझ में आ रही है? हाँ तो बोलो, पहुंच रही है ना मेरी आवाज आप तक? हाँ भाई। शिल्पा, सोफिया सुल्तान, सारे समझ में आ रही है? अच्छा, समझ में आ रही है। पवन, रश्मि बेटा समझ में आ रही है। शिल्पा समझ में आ रही है। इरफान, शिखा समझ में आ रहा है बेटा। कुलदीप समझ में आ रहा है। पूजा समझ में आ रहा है। चलो, बड़ी खुशी की बात है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो रहा है। हाँ भाई, तो यहां तक हम लोग आ चुके हैं, चलें आगे, चलें। चलो, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब देखो, टॉपिक वाइज क्वेश्चनरी, आप लोगों ने कहा था कि सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेशन लेकर के आओ। अब मैं तो टॉपिक वाइज लेकर के आ गया हूं, लेकिन आपने अब तक जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा है उसमें फिर पढ़ा क्या है भाई? आपने जो अब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा है, पढ़ते हो, लोग पढ़ाते हैं, फिर क्या पढ़ रहे हो? इसीलिए मैंने कहा कि स्पेसिफाइड। अगर मैं यहां सीधा सीधा लेकर के आता कि बताओ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कितने गेज साइज का कैनुला चाहिए, सब बोलते 18 चाहिए, 18 चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, आपको तो अलग स्पेशल बनना है, क्योंकि वहां पर तो भीड़ खड़ी है, सभी बता देंगे ये होता है। अब यहां पर सुनो, कह रहे करेक्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? किसका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आपको कहा जा रहा है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या पूछा जा रहा है? सही स्टेटमेंट कि निम्नलिखित में से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर रहे हैं उसका सही स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट का मतलब निम्न में से कौन सा सही है, ऐसा समझ लीजिएगा। पढ़ लो, बहुत बोलते रहते हो, बहुत बुकों के अंदर लिख रहा है कि यहां करते हैं, इस तापमान पे करते हैं। बताओ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा है, सबसे सही बात कौन सी है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो बता दो, अरे बोलो, हाँ बताओ। इरफान ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अमित ऑप्शन बी बेटा। ए को लॉक कर दें? विक्की, ए को लॉक करवा दें? हाँ, आने दो जवाब बेटा। ऑप्शन ए सोफिया बेटा, ऑप्शन ए। ओम प्रकाश ऑप्शन डी। पूजा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। शिखा ऑप्शन डी बेटा। नीरज ऑप्शन डी, सी। कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहां पर डायवर्जन है। ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो डी बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो लोग बोल रहे हैं वो सी बोल रहे हैं। अब मेरी बात को सुन लो, सबने अपने अपने सुझाव दे लिए हैं, अब थोड़ा सा कष्ट मुझे भी दो। जब मैं यहां खड़ा हुआ हूं, इसका मतलब इससे रिलेटेड भी पॉइंट हम लोग डिस्कशन करके चलेंगे। चलें? अब सुन लो भाई, यहां तक सभी ने अपने अपने जवाब दिए। यहां पर आपको एग्जामिनर कह रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट। मुझे एक बात बता दो कि मैंने आपको बार बार एक बात कही है, और बात यही कही है कि ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग। अब रॉन्ग की बात तो ऐसे आपको सही नहीं पता, तो रॉन्ग तो कैसे बताएंगे? अब देखो, रॉन्ग को बाहर निकालने की आदत, अब रॉन्ग को बाहर निकालने की आदत कैसे? तो इस बात को सुन,
क्या आप जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो क्या ब्लड को वार्म करते हो? क्या आया ना तो बोलो। ब्लड वार्म विद ब्लड वार्मर। क्या रेगुलर रूटीन में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो क्या ब्लड को गर्म करते हो? क्या ब्लड को वार्म करते हो? हाँ या ना? मुझे तो लगता नहीं। हां, एक कंडीशन और है कि अगर यहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना लिख करके मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता तो आप फिर भी मान लेते, क्योंकि यहां पर जो ब्लड को वार्म करते हैं, ये ब्लड को वार्म हम करते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। ये मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ऐसा करते हैं, लेकिन क्या यहां कहीं लिख रहा है क्या कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन? मैसिव तो स्पेसिफाइड कंडीशन है। मैं तो आपसे सिर्फ जनरल और रूटीन कंडीशन पूछ रहा हूं। आ रही है ना बात समझ में? गंभीरता समझो कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। अब आप यहां पर सुन लो, जब रूटीनली वार्म नहीं करते तो यहां तो ये रूटीन ही कह रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कह रहा है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कह रहा है। अरे बात समझ में आ रही है ना? तो सुन लो, तो जहां वार्म नहीं करते कहां करते? मैसिव में। ये बात मैं बताऊंगा कि इसके बाद कह रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज आफ्टर वार्म वॉश, कि ब्लड को वार्म वॉश, गर्म पानी में धोकर के उस ब्लड को काम में लो। ये वार्म वॉश भी करने की जरूरत पड़ती है अगर किसी भी पेशेंट को मैसिव ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं और प्लाज्मा लगा रहे हैं तो जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये वार्म वॉश भी मैसिव ट्रांसफ्यूजन में ही करते हैं। अरे बात समझ में आ रही है ना? तो आप यहां पर सुनते रहें और बात को समझते रहें। पहले ये बताओ, कितने बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया? कितने बच्चों ने अपने ग्रुप्स में फेसबुक या हमारे जो लिंक है उसको शेयर नहीं किया? अपने दोस्तों को भी बताओ यार। अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको यहां से फायदा हो सकता है, तो 100% यू शुड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऑन दी स्टेटस, ऑन दी फेसबुक। जहां आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को बताएं। और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। हाँ, लाइक जो करने वाली बात है उस पर मैं दो बात कहूंगा, इसको मैं आगे बताऊंगा था, इसको तो रोको, पहले मैं लाइक के ऊपर बात करूंगा। आपने देखना बहुत लोग आते हैं, जब हम लिंक डालते हैं उससे पहले अंगूठा ऐसे नीचे कर देते हैं। ये अंगूठा नीचे का मतलब क्या? क्या मतलब है? ये वो लोग हैं जो मार्केटिंग के लिए आए, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, माता पिता के गोल अचीव नहीं कर रहे हैं, ये कोचिंगों की मार्केटिंग कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कि उनका कर्ज उतार रहे हैं। हमें कोई मौका दे दे। अरे भाई, जिंदगी चमचागिरी और फ्लैटरिंग से नहीं निकलेगी। जिंदगी तभी निकलेगी और लोग आपको सलूट तभी करेंगे जब आप जिंदगी में खुद अपना मुकाम हासिल करोगे। ऐसे अंगूठा नीचे करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस लायक बनो तो सही कि अंगूठा नीचे कर पाओ। अभी तो ये करो कि हम क्या हैं, पहले अपना अस्तित्व ढूंढो, उसके बाद ये ट्राई करो कि हम अंगूठा नीचे करें, अंगूठा ऊपर लाएं। बात समझ में आ रही है? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरी में तो नहीं, कल जो सर क्लास ले रहे थे, कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कमेंट कर रहा है, मार्केटिंग कर रहे हैं। अरे भाई, यहां मार्केटिंग मत करो, यहां आना है तो पढ़ लो। जितनी देर मार्केटिंग करने के लिए आ रहे हो, अगर उतनी देर पढ़ लोगे ना तो अपने माता पिता की जिंदगी और अपनी जिंदगी सफल बना लोगे। चलो खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो ध्यान से सुनो, आपसे स्टेटमेंट पूछा है, यहां पर कह रहे हैं ब्लड वार्मर जो है ये जनरली मैसिव में यूज आएगा। दूसरा है कि ये वार्म वॉश भी जो करते हैं ये मैसिव ट्रांसफ्यूजन में करते हैं। बताऊंगा आगे मैसिव ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। इसके बाद आती है ब्लड ट्रांसफ्यूज एट 24 डिग्री सेल्सियस। रूटीनली जो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पर करते हैं। हाँ या ना? रूटीनली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं वो रूम टेम्परेचर पर करते हैं, और रूम टेम्परेचर सबको पता है 24 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बेसिकली आपका रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का आंसर तो यही है। हाँ, ये जरूर देख लेना, 24 की जगह अगर लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर
तो फिर बेटा मेरे आंसर रूम टेम्परेचर ही होगा। अरे हाँ या ना, बात समझ में आ रही है ना? तो आप यहां पे ध्यान दो कि 24 डिग्री सेल्सियस जहां पर आप ट्रांसफ्यूज करेंगे रूम टेम्परेचर है, और ये रूम टेम्परेचर पर हम लोग रूटीन ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो या तो 24 लिखा हुआ हो या रूम टेम्परेचर लिखा हो, तो यहां का तो उत्तर आपको मिल गया। अब बचा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन 37 डिग्री, ये चीज क्या है? ये 37 डिग्री क्या है? तो आपने यहां पर इस पॉइंट को मेंशन कर लेना कि ये जो 37 डिग्री आप कह रहे हो, यहां पर ब्लड को क्या किया जाता है? कलेक्शन किया जाता है, ब्लड को डोनेशन किया जाता है। जब आप ब्लड डोनेट करते हो, ब्लड कलेक्ट करते हैं, तब क्या 24 वहां पर जो तापमान है वो जनरली एक तो ये, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्रायो प्रिसिपिटेट प्लाज्मा जो हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं वो 37 डिग्री के ऊपर करते हैं। बात समझ में आ रही है कि जहां पर हम लोग वार्म वॉश करते हैं, सुनना, अभी आपने सुना था, मैंने कहा था कि वार्म वॉश करेंगे मैसिव ट्रांसफ्यूजन में, तो जहां पर वार्म वॉश किया जाता है तो वार्म वॉश भी कितने पर किया जाता है? 37 पर किया जाता है। तो अंतर समझो, क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर? अगर एग्जामिनर कहता है वार्म वॉश कितने पर करेंगे तो आप 37 बताओ, कलेक्शन कितने पे करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री पे ही कलेक्ट करते हैं। आपका बुखार होता है तो क्या आपका ब्लड लेते हैं? क्या आपको हाइपोथर्मिया होता है तो ब्लड लेते हैं ना? नहीं लेते हैं ना। तो कहने का बेसिक मतलब है, मंत्र समझो। अब इतना इजी प्रश्न कल मैं सुन रहा, मेरे ही प्रश्न लेकर के एक बच्चा खड़ा हुआ एक चैनल के ऊपर, फोटोकॉपी प्रश्न, चेंज कुछ नहीं किया जैसा अभी मैंने आपको बताया, और वहां पर वो कह रहा बहुत इजी प्रश्न है। मैं कहता हूं जिंदगी में इजी कुछ नहीं है जब तक आपका मुकाम हासिल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यह नहीं पता कि भारत का राष्ट्रपति कौन है तो क्या आप उसको इजी बोल दोगे ना? फॉर एग्जाम्पल, इसी चीज को आपको ये कह दिया जाए, बताओ रशिया का प्रधानमंत्री कौन है, रशिया का राष्ट्रपति कौन है, प्रश्न तो इजी है लेकिन मुझे नहीं आता तो मेरे लिए तो कठिन है। तो इजी विजी कुछ नहीं है, जो चीज आपको सेलेक्ट करवा दे वो इजी, और जो आपको सेलेक्ट ना करवाए वो कठिन। इसीलिए हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम लोग ग्रास रूट पे चले, बेसिक भी हमें पता हो और हमें स्पेसिफाइड भी पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बेसिक भी बताया कि रूम टेम्परेचर पर लगाते हैं, लेकिन अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं क्रायो प्रिसिपिटेट प्लाज्मा जो कि हीमोफीलिया में आप लोग लगाते हो, उसको 37 पे वार्म वॉश करते हैं, और वार्म वॉश का तापमान बॉडी टेम्परेचर ही है। और अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूज भी करते हैं ना, तो चलो इसी पर एक बात और, ये तो मैंने आपको बहुत पॉइंट बताए, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, मैं ना तो मैसिव की बात कर रहा, मैं सिर्फ नॉर्मल रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहा हूं, कि अगर नॉर्मल रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो कितना मैक्सिमम तापमान अगर उस ब्लड का हो जाता है तो उसको डिसकंटिन्यू कर दे। प्रश्न सुन लो, यहां पर कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ब्लड व्हेन डिसकंटिन्यू द ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन है आपके सामने वही 37 डिग्री आ रहा है, आपके सामने वही 24 आ रहा है, आपके सामने वही ऑप्शन नेक्स्ट आ रहा है 42 डिग्री, आपके सामने आ रहा है, और कुछ आप यहां मेंशन कर दें। अब देखो इसमें आंसर नहीं, क्योंकि ये मैं खुद आपको बताना चाहूंगा, यहां उत्तर मत दें क्योंकि मुझे मालूम है ये भारत में कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैं आपको यहां ये बात इसलिए बता रहा हूं, आप सुनना
आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाना शुरू किया, आप कहते हो कि मैं 4 घंटे में ट्रांसफ्यूजन को पूरा करूंगा, तो ऐसी स्थिति में तापमान धीरे धीरे ब्लड का बढ़ना शुरू होता है। लेकिन अगर वो ब्लड का तापमान 42 डिग्री से अगर ऊपर पहुंच गया है, 5 घंटे 6 घंटे आपने ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो ऐसी स्थिति में तापमान बढ़ेगा। और अगर ट्रांसफ्यूजन के समय उस ब्लड का तापमान 42 और 42 से ज्यादा है, तो उसको क्या कर दोगे बेटा, डिसकंटिन्यू कर देंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो स्पेसिफाइड पॉइंट सोच लो, लगा किस पे रहे, मैक्सिमम तापमान क्या है, स्टोर कहां करते हैं, ये तो सारे दुनिया को बच्चे को पता है कि जो ब्लड को स्टोर कर रहे हैं, स्टोर किस पे करते हो, सब जानते हैं, 2 से 8 पे करते हैं। भाई आप सोचो कहां कहां से प्रश्न आ रहे हैं। आपको यहां पर एग्जामिनर अगर कहता है कि स्टोर कितने पे करेंगे, तो ये तो पूरी दुनिया को ही पता है कि 2 से 8 डिग्री पर स्टोर करेंगे। लेकिन जो दुनिया को पता है, तो दुनिया ही सेलेक्ट थोड़ी हो रही है, सेलेक्ट तो गिने चुने लोग ही होते हैं बेटा। अब 2 से 8 आपने बोल दिया, लेकिन एग्जामिनर ने अगर आपको यहां लिख दिया 2 डिग्री, एग्जामिनर ने आपको लिख दिया 4 डिग्री, एग्जामिनर ने लिख दिया 6 डिग्री, और एग्जामिनर ने लिख दिया 8 डिग्री, तब पसीना पसीना निकल जाएगा। दैट इज द कंपटीशन, यही है कंपटीशन। क्योंकि बार बार आपको एक बात बता रहा हूं कि हर प्रश्न अपनी अपनी औकात से एग्जाम में और एग्जाम की औकात से आता है। आपको पता है, इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द CHO, दैट मींस ओनली 2 से 8 डिग्री, बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द नॉर्थ नर्सिंग ऑफिसर, देन यू शुड नो द आंसर 4 डिग्री सेल्सियस। कि यहां पर आपको पता हो कि जब एग्जामिनर एक शब्द में पूछ ले तो 4 डिग्री, और 4 डिग्री सबसे एक एवरेज तापमान है जहां ब्लड को स्टोर करते हैं। तो आप सोचो, स्टोर के बारे में पूछ रहा है, मैक्सिमम कितने तापमान तक लगा सकते हैं, किस तापमान पे ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट कहां लगाते हैं, कलेक्शन कहां करते हैं। प्रश्न तो ये लो ना, 10 प्रश्न बना दिए, ऐसे ही एग्जामिनर बनाता है। क्योंकि जब प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो लोग उठा लेते हैं, और ये एग्जाम में आया है, अरे आएगा क्या ये बता, वो हम बता रहे हैं, सुनते जाओ। यहां तक आपने कहा। अब एग्जामिनर ये जरूरी नहीं है 4 लिखे, एग्जामिनर आपको यहां लिख सकता है फ्रिज, फ्रीजर। अरे ऑप्शन तो बहुत तरीके से हैं भाई, ऑप्शन तो कई तरीके से बदले जा सकते हैं। फ्रीजर में नहीं रखते, फ्रिज में रखते हैं, और फ्रिज का ही तापमान 4 डिग्री होता है। लोग कितने तरीके से ऑप्शन एग्जाम में आ सकते हैं कि ब्लड को स्टोर कहां कर रहे हैं, तो फ्रिज में कर रहे हैं, फ्रीजर में नहीं कर रहे। ये लो जी प्रश्न। तो ऐसे ही आपको एग्जामिनर एक से एक प्रश्न पूछ सकता है। यू शुड प्रिपेयर फॉर द ग्रास रूट लेवल एंड द हाई लेवल। सभी लेवल पर मेरे बेटा आपने तैयारी करके चलनी है। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हो तो स्टडी ऐसी ही होनी चाहिए, अन्यथा तो भैया 6 महीने कहीं घूम लो, 6 महीने कहीं घूम लो, पता ही नहीं चलेगा कि आपका बेसिक लाइफ का लक्ष्य क्या है। चलो खैर, यहां तक हम आए, चलने आगे। अरे बात समझ में आ रही है या एकदम सुट्ट से हो गए हो? हाँ, ज्ञानू कौशिक, सुनील यादव, समझ में आ रही है? नर्सिंग ऑफिसर मान गए किसको? अरे मुझे मत मानो बेटा, मेरा तो गिफ्ट इतना ही है कि तुम एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओ, मैं तो उसी को मान लूंगा कि मैंने एक ऐसा काम कर दिया कि बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। तो क्योंकि यहां पर जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो और अन्य मकसद लेकर के आ रहे हैं, और इस कीमती समय का जितना फायदा उठाया जा सके उठा लीजिए, क्योंकि नॉर्थ सेट ज्यादा दूर नहीं है। सितंबर, अब सितंबर दिनों दिन निकलता चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, कंपटीशन बढ़ रहा है। चलो खैर, तो बात समझ में आ रही है? ऑल अंडरस्टूड, समझ में आ गया, नाइस। सुरेश ढाका समझ में आ गया बेटा, जनताराम समझ में आ गया, नर्सिंग ऑफिसर अमित समझ में आ गया बेटा, विक्रम चौधरी, विश्राम चौधरी, नरेश, शशि शर्मा, सुपर। अरे वाह यार, मेरी भी तारीफ करते हैं, मुझे तो आज पता चला। चलो खैर, हाँ बेटा ध्यान से सुने, यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं
और आपको शायद समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी टॉपिक पढ़े हो वो आप सही तरीके से पढ़ें। ऐसा नहीं हो कि हम टॉपिक तो पढ़े लेकिन टॉपिक पढ़ने का हमारा तब तक कोई उद्देश्य या तब तक हमारा गोल अचीव नहीं होगा, तब तक हमें उस टॉपिक से सब कुछ नहीं आता है। सिंपल प्रश्न तो बहुत है, मैं सभी आपको बताने वाला हूं। आज तो हमने शुरुआत की है टॉपिक वाइज, अब टॉपिक क्या होता है, प्रश्न क्या बनते हैं, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। चलो खैर नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। चलो इसको भी चलो एक बार ले लेते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। इजी सुन लो, इजी है। अब जिसको आता है उसके लिए इजी और जिसको नहीं आता है उसके लिए तो कुछ नहीं है। हाँ बेटा सुन लीजिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंपल एक लाइन का ही प्रश्न है। प्रश्न इजी है, कभी भी प्रश्न कठिन थोड़ी होता है, एग्जाम कठिन थोड़ी होता है, रिजल्ट नहीं आता सही, तो उस रिजल्ट को ही सही करने का प्रयास करो। हाँ जी सुन लो, कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते रहे हो, लेकिन इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर आपको क्या ये पता है कि ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल ब्लड की परसेंटेज, ये तो एनाटॉमी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल है, एनाटॉमी के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा है, मैं जनरली नहीं पढ़ाता हूं लेकिन फिर भी आपको पता हो कि नॉर्मल जो परसेंटेज होती है वो 7% है, ये तो आपका जनरल आंसर है। इसके अलावा जो 60% है वो हम लोग जनरली बोलते हैं वाटर इन बॉडी, बॉडी के अंदर जो वाटर है वो जनरली इतना है। 7.4 जो आपने बताना है पीएच ऑफ ब्लड, ये ब्लड की पीएच है। 6.8 जो आपने बताना है पीएच ऑफ यूरिन, जिसको हम कहते हैं स्लाइटली तो देखो बेटा ध्यान से सुने, ये 4 पॉइंट है, चारों मैंने आपको सिंपल से बता दिए हैं क्योंकि इतना कोई पॉइंट है नहीं, लेकिन इनके अंदर ये आपको पता भाई। यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर आपको कहा जाता है परसेंटेज ऑफ ब्लड, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड की परसेंटेज कितनी है, तो 7% आप बोल सकते हैं। आपको एग्जाम में आया हुआ है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, देन 60%। इसके अलावा पीएच ब्लड की हम सब जानते हैं 7.35 से 7.45, एवरेज आ जाए तो 7.4। इसके अलावा पीएच जो यूरिन की है वो स्लाइटली एसिडिक होती है और स्लाइटली एसिडिक साथ नॉर्मल, तो उससे नीचे आपने यहां बताना है। तो ये सिंपल प्रश्न ही है, लेकिन सिंपल प्रश्न का भी अपना अपना तरीका है, तो ये आप समझ लें, यहां तक आप बताएं। चलो खैर यहां तक आपने बताया। अब ये तो आपने कहा कि भाई ये तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड की परसेंटेज है, आपका आंसर तो हो गया कि कितनी है बेटा, 7% ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड होता है। अब ये जो 7% सुन लेना कि ये 7% होता है और इस 7% के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आरबीसी सबसे ज्यादा होती है, लगभग एवरेज हम बताते हैं तो 44 टू 45% आरबीसी है। इसके अलावा आपको यहां पर ये पता ही है कि भाई अगर व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 8 से नीचे आ जाता है तो हम लोग उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं ब्लड, की कॉमन सी बात। चलो खैर नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आते हैं और नेक्स्ट बात सुनो, इसको पढ़ो, बहुत काम का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपने पढ़ा होगा, लेकिन जहां तक मैं आशा रखता हूं आपने सही नहीं पढ़ा। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक न्यूबॉर्न बेबी है और उस न्यूबॉर्न बेबी का वजन कितना है, 3 किलो। सुन लेना, यहां पर कह रहे हैं कि न्यूबॉर्न बेबी है और उस न्यूबॉर्न बेबी का वजन कितना है, 3 किलो। अब ये वजन 3 किलो है, सुनो यहां पे क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द डोज, डोज का मतलब तो आप समझ गए हैं, डोज का मतलब कितने अमाउंट की बात कर रहे हैं, कि व्हाट इज द डोज ऑफ ब्लड, ब्लड की डोज की बात कर रहे हैं, ब्लड की मात्रा अमाउंट की बात कर रहे हैं जो प्रिस्क्राइब्ड की जाएगी, किसके द्वारा, फिजिशियन के द्वारा।
3 किलोग्राम का एक न्यूबॉर्न चाइल्ड है, कि ये जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है, आप देखो स्टेप टू स्टेप मैं आपको आगे ला रहा हूं। पहले आपको बता रहा हूं कि क्या बीटी सेट होता है, क्या आपके बीटी सेट के पार्ट होते हैं, क्या उसकी लेंथ होती है, क्या फिल्टर होता है, क्या साइज होती है। फिर उसी से आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहां पर अब आपको कह रहे हैं, मान लीजिए कि एक न्यूबॉर्न बेबी, और न्यूबॉर्न बेबी का वजन 3 किलोग्राम। तो ऐसी स्थिति में आप मुझे यहां पर बताओ कि डॉक्टर उसको कितना ब्लड है, कितनी मात्रा में ब्लड है जो उसको प्रिस्क्राइब करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जवाब देना शुरू करो। ऑप्शन डी 70 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट, मार दो। 70 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट। वेरी गुड, बोलते जाओ बोलते जाओ। मैं देख रहा हूं आप लोगों से क्या कितनी एक्सपेक्टेशन मैं आपसे रखता हूं। तो इतनी तो नहीं रखता हूं भैया। हाँ बोलो। जवाब आने दो। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन पंकज, ऑप्शन सी पंकज सिंह, ऑप्शन सी। हाँ हाँ बोलो तो सही। हाँ चलो बेटा चलो बोलते रहो। नरेंद्र 50 ml, वेरी गुड। ये कौन है? रोशनी बेटा 100 ml, वेरी गुड, और बढ़िया। बोलते जाएं। चलो खैर, आपने यहां तक जवाब दे लिए हैं, अब थोड़ा सा मैं बोल लेता हूं। देखो ध्यान से सुनना कि 70 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट अगर हम बात करते हैं तो दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। और जनरली जो ये वैल्यू है एडल्ट बेस है। हमेशा जितने भी प्रयोग जांचें होती हैं वो एडल्ट बेस ही होती हैं। अगर कोई आपको ये बोलता कि एक व्यक्ति एडल्ट है, उसमें ब्लड की टोटल मात्रा कितनी है, आप कहते हो कि भाई 5.25 लीटर है। अरे वो 5.25 लीटर कैसे होती है? तो वो ऐसे ही होती है। रेंज जो लिखी हुई आप देखते हो कि भाई वहां पर 4700 से लेकर 5.25 लीटर या 5500 ml तक होती है। तो यहां पर ये बताना, ये 70 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से तो टोटल जो अमाउंट होता है ना ब्लड का आपकी ह्यूमन बॉडी में एडल्ट, ये तो टोटल मात्रा है, इतना ब्लड होता है एडल्ट में। मैंने ये तो नहीं पूछा कि टोटल ब्लड ह्यूमन बॉडी में अमाउंट पर किलोग्राम कितना होता है, तब ये जवाब आएगा। क्योंकि रटा रटा है तो सब कहते हैं 5.25 लीटर है गुरुजी। अब वो 5.25 लीटर की कैलकुलेशन तो कर लो। 150 ये कह रहे हैं कि कितना प्रिस्क्राइब करेगा फिजिशियन 3 किलोग्राम में। 3 किलोग्राम में अगर हम करते हैं तो उसका मैं पहले आपको स्पेसिफाइड पॉइंट बता देता हूं कि 15 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट इज द डोज इन न्यूबॉर्न। कि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होगा, उस न्यूबॉर्न चाइल्ड में अगर होल ब्लड लगाना है तो उसके अंदर हम लोग ब्लड लगाते हैं 15 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से डोज होती है। और नॉर्मल वजन 3-3.5 तक जाता है, तब आंसर आएगा 50 ml। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मेरे बताने के बाद जिपमेयर और पीजीआई दोनों में आया एक ही साथ। तो आप सोच लो प्रश्न कहां से आते हैं। प्रश्न वहीं से आते हैं जो टॉपिक आप पढ़ते हैं। और जो बच्चे कह रहे हैं 100 ml, ये 100 ml तो तब है जब हम लोग यूज करते हैं एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, वहां पर एक्सचेंज करते हैं, निकालते हैं और फिर हम लोग डालते हैं। तो ये तो चीज ही अपने आप में अलग है। 150 ml रॉन्ग है।
तो आप सोचो कि एग्जामिनर आपको कहां से प्रश्न पूछ सकता है। एग्जामिनर अगर आपको कह रहा है, एग्जामिनर अगर आपको यहां पर कह रहा है कि आप पेशेंट को, जो कि 3 किलोग्राम का है, तो आंसर यहां 50 ml आएगा। अगर वो पर किलोग्राम बोलता है तो 15 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट इसकी डोज है, टोटल मिलाकर के 50 हो गया। अगर एग्जामिनर कहता है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो यहां पर 100 ml उसको लगा रहे हैं, ये टोटल ब्लड है बॉडी में। तो लो भैया, अलग अलग प्रश्न हैं जो आपको पूछे जा रहे हैं। तो देखो, यहां तक आप बता सकते हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड पॉइंट, और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ भाई, यहां तक बताएं, प्रॉपर दिख रहा है क्या आप लोगों को? प्रॉपर विजुअलाइजेशन है? तो मेरे सामने कोई एक स्टेटमेंट आ रहा है। अच्छा, नहीं दिख तो रहा होगा, चलो। नेट कनेक्शन प्रॉपर आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? एक बार जवाब दो बेटा। शायद नेट कनेक्शन थोड़ा पुअर है, दिख रहा है? हाँ, जवाब दो बेटा। मुझे लग रहा है शायद नेट कनेक्शन थोड़ा सा पुअर हुआ है, या मैसेज आया मेरे सामने। मजा आ गया पढ़ने में? अरे मैं पूछ रहा हूँ, दिख रहा है ना? ठीक है, चलो। नहीं दिखे तो मैसेज कर देना। अभी तक तो वार्निंग लिखी हुई है कि नेट कनेक्शन इज पुअर। चलो खैर, चलो खैर, यहां तक बेटा आप बताएं। ये हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्किंग इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और प्रश्न जो मैं यहां आपको बता रहा हूं वो सब अपने आप में एंटिक है, मैनमेड है, खुद बनाए हैं। लेकिन बनाए खुद हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो आ सकते हैं। चलो खैर, यहां तक बताओ। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट बहुत इजी। अब ये अभी मैंने पहले आपको बताया था, उसी से रिलेटेड पॉइंट है और उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्लियर है? ओके, देखो यहां पर सुन ले। यहां पर कहा जा रहा है इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया ड्यूरिंग मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पेशेंट को क्या हो सकता है? हाइपोथर्मिया हो सकता है। पहले मैं बता दूं, ये बेसिकली मैसिव, दो शब्द में मैं आपको बताऊंगा। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बेसिक मतलब क्या है? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पहले मतलब तो सुन लो, आंसर तो मैं समझ गया, सबको पता है, ब्लड वार्मर। बेसिकली मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि जब एक से अधिक यूनिट आपने ब्लड की लगानी हो, जल्द से जल्द, बहुत ज्यादा सीवियर ब्लड लॉस है, तो वो जनरली मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। वहां पर हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो ब्लड वार्मर यूज करते हैं। एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो कॉम्प्लिकेशन हाइपोथर्मिया है। भाई, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उस मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हाइपोथर्मिया। मैसिव में अधिक ब्लड लगा रहे हैं, ज्यादा ब्लड यूनिट्स पेशेंट को लगा रहे हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर अधिक ब्लड की यूनिट लगाएंगे तो ब्लड को किस तापमान पे लाना पड़ेगा? वही मैंने आपको कहा था, रूम टेम्परेचर। उससे पहले इंस्ट्रूमेंट कौन सा चाहिएगा? ब्लड वार्मर, जो उसको सामान्य तापमान पे लाने का काम करता है। जनरेटर तो सब जानते हैं, बिजली पैदा करने के लिए। इंक्यूबेटर, बच्चे को रखते हैं ना, बच्चे को वार्म करते हैं, तब इंक्यूबेटर काम में आता है। और ब्लड माइक्रोवेव कुछ नहीं। तो सिंपल प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आप बताएं। तो देखो, हम लोग बात कर रहे हैं, टॉपिक कौन सा है? अरे ये तो नहीं भूले हो ना, टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? टॉपिक का तो पता है, टॉपिक पढ़ रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चनरीज के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चनरीज सुनते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो इंस्ट्रूमेंट है, मान लो आपको एग्जामिनर पूछ ले, तो आपने यहां पर जरूर ध्यान देना है। जनरली इसी को हम लोग बोलते हैं
ब्लड वार्मर, ये ब्लड वार्मर है बेटा, ब्लड वार्मर ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है बेटा। हाँ, ये ब्लड वार्मर है, और ब्लड वार्मर जो है जनरली हम लोग मैसिव ट्रांसफ्यूजन में यूज करते हैं, और मैसिव ट्रांसफ्यूजन में ब्लड को हम लोग तापमान को नॉर्मल लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि पेशेंट को हाइपोथर्मिया और हाइपोथर्मिया के रिस्क से बचाया जा सके, और पेशेंट को सही और सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को परफॉर्म किया जा सके। यहां तक आप बता सकते हैं। आज कहां है तुम्हारे भाई बंधु और दोस्त? तुम इतने से बच्चे हो, 450 बच्चे ही हो, कहां है और सारे के सारे आज? और आज तो मुझे दिख रहा है कि तुम लाइक करने में भी कंजूसी कर रहे हो, कुछ नहीं लग रहा। लाइक करो, जिससे कि कम से कम मुझे तो छोड़ दो, लेकिन और टीचर्स जो आपके आ रहे हैं उनको मोटिवेशन मिल पाए बेटा। इसलिए लाइक में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन करता हूं कि अधिक से अधिक बच्चों तक आप इस बात को पहुंचाएं, और आपको बेटर लगता है तो आप औरों को बताएं। चलो खैर, इंस्ट्रूमेंट का नाम ब्लड वार्मर है, ब्लड वार्मर मैसिव ट्रांसफ्यूजन में यूज कर रहे हैं, पता होना चाहिए। ये लो साहब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही स्पेसिफाइड है, और बड़ा ही स्पेसिफाइड कैसे है तो वो आप सुन लीजिएगा। कि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार पढ़, क्योंकि प्रश्न को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें उसकी बारीकी, तब तक हमें उसकी प्रॉपर जो है कह सकते हो कि क्या पूछना एग्जामिनर चाह रहा है वो हमें समझ नहीं आए। यहां पर कह रहे हैं प्रश्न को चलो पहले तुम पढ़ लो और पढ़ने के बाद आंसर दो। जब आप पढ़ने के बाद आंसर दोगे तो मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मैं ये समझ पाऊंगा कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं। अब आपके सामने प्रश्न है, ऑप्शंस आपने पढ़ लिए हैं, एक बार आंसर आने। हां बोलते चलो, बोलते चलो, अरे बोलो, कहां गए? आवाज तो आ रही है, हाँ बोलो, शाबाश। ऑप्शन बी सचिन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ABCD, हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, ऑप्शन ए, हाँ वंडरफुल सर, सल्यूट सर योर टीचिंग। बस बेटा आप लोगों का प्यार है जो यहां पर हम खड़े हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दें, आपको यहां पर सीधा सीधा सा एक सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल, वैसे ही जैसे सब कहते हैं कि सिंपल, मैं भी कह रहा हूं सिंपल, लेकिन पढ़ोगे तब आपको बेटर बात समझ में आने वाली है। क्या कह रहे हैं? यहां पर कह रहे हैं कि अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस, सुन लो, यहां पर कहा जा रहा है कि अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस दैट इज यूज्ड बाय नर्स ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो करते हैं ना, उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो सबसे सही क्रम है वो बता। बिल्कुल सिंपल, इफ यू आर गोइंग इन द हॉस्पिटल और क्लिनिकल प्रैक्टिस, अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में गए हो तो मेरा दावा है आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये भी मेरा दावा है कि पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि या तो हमने प्रॉपर प्रैक्टिस की ही नहीं है, या अगर हमने प्रॉपर प्रैक्टिस की भी है तो ये नहीं देखा कि काम कैसे हो रहा। सुनो, यहां पर कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर किन किन बातों के ऊपर फोकस होना चाहिए। भाई आपको पता है कि अगर पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में है, इसका मतलब जिसको भी ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, मान लो सर्जरी हुई है तो कैनुलेशन पहले ही हुआ है। पेशेंट आपके पास आया है तो कैनुलेशन तो करोगे ही, पहले ही करके रखते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। तो यहां पर आपने बताना है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब कैनुलेशन तो आपको सबसे पहले करना ही पड़ेगा। चाहे पेशेंट आपके पास आता है तो आप देखना,
हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आपके पास आ गया है, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कैनुलेशन टू द क्लाइंट। कैनुलेशन तो करते ही करते हैं, चाहे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाओ या ना लगाओ। इसका मतलब ये ऑप्शन तो होना चाहिए। जब कैनुला आपने लगा दिया और डॉक्टर ने ब्लड प्रिस्क्राइब्ड किया, तो फिर आप और दूसरी रजिस्टर्ड नर्स, टू रजिस्टर्ड नर्स विल बी चेक द ब्लड। वन नर्स चेक द फॉर एक्सपायर डेट एंड वन नर्स चेक द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट। दो नर्स उसको चेक करेगी, हाँ या ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपको पता हो, पहली प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ही था कि वाइटल साइन चेक करोगे, ये आपकी तीसरी प्रायोरिटी। और जब वाइटल साइन नॉर्मल होंगे तब उस ब्लड को हैंग कर देंगे और फिर उसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे। अरे हाँ या ना। तो अब सोच लो, जब आपको पता है तो इसमें से ऑप्शन ढूंढ लो, डी, ए, सी और बी। सीधा सीधा, दैट इज द नॉर्मल प्रोसीजर। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। अगर आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस थोड़ी सी भी की है ना, तो थोड़ी सी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस की है, तो ये रूटीन प्रोसीजर है। अगर आपने इसको देखा है तो मैं ये आशा करता हूं कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है एग्जाम में। क्योंकि अगर एग्जामिनर आपको बिल्कुल सीधे सीधे भी देगा ना, तो भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन टफ और टाइट होता चला जा रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे होंगे आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है जॉब पाना। और 80-20 के बाद तो लड़कों ने तो ये मान लो अपना पूरी ताकत झोंक दी कि छोड़ दी। ताकत लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हाँ भाई, मेरी, यस सर, राइट हो गया। कौन है बेटा? नरेंद्र। अरे वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड बेटा। दिनेश मीना, वेरी गुड। हाँ बेटा शिल्पा, सही है, ये बोल चुके हो आप, वेरी गुड। तो देखो बेटा, ध्यान से सुनना, ये मैंने आपको बताया। अब अलग अलग तरीकों से प्रश्न आते हैं, ये मैंने एक सीधा बोल दिया। ये एग्जामिनर आपको यहां पर, जैसे भी मैंने बोला, जैसे यहां पर हमने एक पॉइंट लिखा कि अनादर रजिस्टर्ड नर्स के साथ नर्स उस ब्लड के पैकेट को चेक करेगी। कभी कभी एग्जामिनर इसको ऐसे ना बोल करके वो ये भी कह सकता है कि भाई एक नर्स है जिसने ब्लड के पैकेट को रिसीव किया, और बताओ वो दूसरा व्यक्ति कौन है जो उस ब्लड के पैकेट को ट्रांसफ्यूजन से पहले चेक करेगा। तो वहां पर आपने बताना है अनादर रजिस्टर्ड नर्स। कहने का मेरा मकसद है हर लाइन में ही प्रश्न है, जितने बोलो उतने ही कम है। आ रही है बात समझ में? चलें आगे? अरे भैया चले क्या? हाँ या ना तो बोलो। चलो देखो, यहां तक आप ध्यान दें। अब आपके सामने ये नेक्स्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न को जरूर से जरूर ध्यान दें। भाई जाने की जल्दी तो नहीं है, कहीं आपका कह सकते हो ट्रेन छूट रही हो, या इस चैनल से निकल कर नए चैनल पे जाना हो। हाँ या ना? बेटा पढ़ लो, इधर उधर घूमने में कुछ नहीं रखा। रेगुलर कंसिस्टेंसी आपको हमेशा आगे लाती है। रेगुलर कंसिस्टेंसी आपको सेलेक्ट करवाती है। अगर जरूरत से ज्यादा कंफ्यूजन, जरूरत से ज्यादा डेटा कलेक्शन, दैट इज आल्सो प्रोड्यूस द कंफ्यूजन। इसलिए जो काम की चीज है उनको पकड़ो। क्या एनक्लेक्स में लिख रहा है, क्या सॉन्डर्स में लिख रहा है, क्या लिपिनकोट में लिख रहा है, क्या मॉसबी में लिख रहा है, कोई चीज काम नहीं आएगी। काम वही आएगा जो जरूरत के समय आपके पास हो। तो ऐसा ही यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट प्रश्न है जहां पर हम कह रहे हैं, तो कह रहे हैं रिगार्डिंग द मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित स्टेटमेंट, और लास्ट में क्या लिख दिया है? कह रहा है कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन
और ये जो बेटा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना, ये मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आपको कह रहे हैं कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित सही स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। अपवाद पूछा जा रहा है कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अपवाद बताओ। तो मेरी बात सुन लो, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में इसमें जितने भी पॉइंट है वो सब आपके काम के हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सुन ले कि यहां पर आपने ये ध्यान देना है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो ट्रांसफ्यूजन है जो सीवियर ब्लड लॉस में होता है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो ट्रांसफ्यूजन होता है जहां पर हम एडल्ट पेशेंट में 100% ब्लड वॉल्यूम को रिकवर करते हैं पहले 24 घंटे में। लिख रहा है क्या कहीं यहां पर? 100% ब्लड वॉल्यूम आर रिकवर्ड फर्स्ट 24 आवर्स, that is known as massive blood transfusion. But if is a child, 50% blood volume are recovered in 4 hours. पहले 4 घंटे में 50% ब्लड की रिकवरी हो रही है, वो भी मैसिव है। तो देख लो, अगर ये बच्चा है तो बच्चे में 50% ब्लड वॉल्यूम रिकवर होगा पहले 4 घंटे में ब्लड लॉस होने के बाद, तो ये भी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। 100% ब्लड रिकवर होगा एडल्ट में, ये भी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। आपके ऋषिकेश एम्स, रायबरेली एम्स और भटिंडा एम्स, प्रश्न पूछा गया कि आप जो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो उसमें ब्लड के कंपोनेंट का सही क्रम बताओ। पहले आरबीसी, फिर प्लाज्मा, फिर प्लेटलेट लगाते हैं, ये मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है। जब तीनों के तीनों 2, 3, 4 ऑप्शन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो भैया एनीमिया में रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, रूटीनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रही है कि मैसिव का मतलब है यू शुड रिकवर द 100% ब्लड वॉल्यूम फर्स्ट 24 आवर व्हेन द एडल्ट पेशेंट, बट व्हेन द पेशेंट इज चाइल्ड then 50% blood volume are recovered in first 4 hours. अगर आपको सीक्वेंस पूछी जाती है तो पीआरबीसी, सेकंड प्लाज्मा, थर्ड प्लेटलेट, तीनों को क्रम के अनुसार लगाओ। बात समझ में आ रही है? और यही स्पेसिफाइड पॉइंट है मैसिव। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन पोस्टपार्टम हेमरेज में करते हैं, सीवियर ब्लड लॉस में करते हैं, अगर कोई हीमोफैलिक पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है वहां करते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को लीवर से ब्लीडिंग हो जाती है वहां पर भी मैसिव ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। बात समझ में आ रही है? तो आप सोचो ना यार, प्रश्न तो कहां कहां से आ रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जबकि अब तक अगर आप कहीं और पढ़ रहे होते या कोई और बता रहा होता तो कैनुला, पहले क्या जनरली आपको स्पेसिफाइड कुछ नहीं है, तो यहां पर आपको पता हो कि स्पेसिफाइड चीजें क्या होती है और किस तरीके से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आज आशा करता हूं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आशा करता हूं कि आपको जो पढ़ाया है वो बात समझ में आई होगी। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, जितने बोलो उतने ही कम है। आप देखो, चाहे मैं प्रश्न आपको 8 करा रहा हूं, 10 करा रहा हूं, लेकिन हर 10 प्रश्न में या एक लाइन में एक प्रश्न बता रहा हूं, तो आपने अगर 40 लाइन पढ़ी इसका मतलब 40 से 50 प्रश्न आपने पढ़े हैं। लेकिन 50 प्रश्न रटाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में अपीयर कैसे होना है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, एग्जाम में जो प्रश्न आता है वही सॉल्व करना है, एग्जाम में जो प्रश्न नहीं आता उसे बिल्कुल टच ना करें, एग्जाम में कोशिश करें कि नेगेटिव को बाहर निकालें। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यही गुरु मंत्र है, यही मैं आपको दे सकता हूं। आशा करता हूं
आज का सेशन अच्छा रहा होगा। आज के लिए इतना ही, रेगुलर बने रहे। थैंक्स और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपसे मिलूंगा। थैंक्स।